नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ टिकेश वर्मा। आज हम बात करेंगे टाइगर की। एक ऐसे टाइगर जिन्होंने बस्तर को बदला है और बस्तर के विकास में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनका योगदान आज नहीं भूला जा सकता, क्योंकि उन्होंने बस्तर के लोगों के जहन में के साथ साथ प्रदेश और देश के लोगों के जहन में कुछ ऐसे विचार छोड़ गए हैं जो आज तक जीवित है और लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बस्तर के विकास में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है और इसी योगदान को याद करने के लिए आज हमारे साथ बैठे हुए बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के सुपुत्र छविंद्र कर्मा जी, जिनसे हम खास चर्चा करेंगे। छविंद्र जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्जुन, धन्यवाद। हाँ, सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि लगातार बस्तर के विकास में जो महेंद्र कर्मा जी ने, शहीद महेंद्र कर्मा जी ने जो योगदान दिया है, उसको आप किस तरीके से लोगों को याद करवाएंगे, क्योंकि कल बस्तर टाइगर बुक का विमोचन भी हुआ है, काफ़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे, जमकर तारीफें भी हुई। किस तरह देखते उनके याद को आज लोग नहीं भुला जा सकते उनके कामों को, क्योंकि वो सिर्फ एक नाम नहीं थे, बस्तर के लिए एक बहुत बड़ा काम थे। इसको किस तरह देख रहे हैं आप? पहले तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से काकाश्री को धन्यवाद करता हूँ, भूपेश चाचा को, जो मेरे फादर के बहुत अच्छे मित्र और बहुत अच्छे छोटे भाई थे। और उनका जो सपना था एक बस्तर को लेकर, छत्तीसगढ़ प्रदेश को लेकर, उनकी जो सोच थी कि सभी को एक साथ एकजुट कर एक छत के नीचे संगठित कर लेके चलने की जो प्रवृत्ति थी, वो चीज़ मुझे देखने मिल रहा है और वो बखूबी निभा रहे हैं एक भाई का फर्ज। मैं इसके लिए उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम सभी, पूरा परिवार, जो पापा सोचते थे कि हमको अंतिम पड़ाव तक जनता के लिए काम करना है, उनके लिए जीना है और उन्हीं के लिए ही इस दुनिया को अलविदा कहना है, वो काम हम लोग पूरा परिवार कर रहा है। माननीय भूपेश चाचा भी कर रहे हैं। 15 साल हम लोग सरकार में नहीं थे तो बहुत सारे काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उस दौरान भी कहीं ना कहीं परिवार मतलब बैठ के चर्चा जरूर करती थी कि जब भी हमारी सरकार आएगी हमको जनता के लिए करना है। और हम लोगों ने लगातार उन कामों को ग्रासरूट लेवल पे जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। हम जब सरकार आई थी, सीएम भूपेश चाचा बन गए थे, तो सर्किट हाउस दंतेवाड़ा में बैठ के पहला जब बनने के बाद वो दंतेवाड़ा दौरे पे आए, पहले दौरे पे, तो उनके साथ बैठ के हमने चर्चा की थी, हमने अपनी बात रखी थी कि चाचा, हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके, सरकारें किसी की भी हो, हर व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन हम रोज़गार मुहैया करा सकते हैं। और इस बात को उन्होंने भी माना
और लगातार बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। बहुत से लोग छूटे हैं। निश्चित तौर पे अभी हम लोगों के पास साल भर का समय है। प्रयास कर रहे हैं कि वो आखिरी छोर का व्यक्ति भी सरकार की किसी योजना से ना चूके और वो सरकार के द्वारा की जा रही सभी प्रयासों में, मतलब जो प्रयास है उस पे उस व्यक्ति का जो अधिकार है उसे मिल सके, ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर काबिले तारीफ़ है, लेकिन हम बात करेंगे महेंद्र कर्मा जी की। उनके क्या पसंद थे, क्या नापसंद थे, ये आपसे बखूबी और कोई नहीं जान सकता। साथ ही साथ हम महेंद्र कर्मा जी को जब भी किसी मन से याद करते हैं तो हमें वो निश्चल प्रेम और साथ साथ जो समर्पण की भावना है बस्तर के लोगों के लिए, आज बस्तर के लोगों के लिए उनका हीरा तो नहीं है बट हीरे की खोज लगातार जारी है और इसको कोई पूरा भी नहीं कर सकता। इसको किस तरह देखते हैं, क्या कुछ सपना था बस्तर के विकास को लेकर के? फादर मेरे शुरू से ही, मेरे जो पिताजी हैं वो फ्रंट पेज पे आके नक्सलियों से लड़ते थे। हमसे कहते भी थे कि यार मेरी मौत जिस दिन भी होगी वो नक्सलियों के हाथों होगी। और मेरा सपना है कि मेरे बस्तर को, इस पूरे प्रदेश को, पूरे देश में जहाँ पे भी नक्सल समस्या है, मैं एक उस समस्या को जड़ से ख़त्म करना चाहता हूँ, जिससे कि आने वाला जो हमारा पीढ़ी है वो आज़ादी की सांस ले। और उन्होंने कभी भी हत्यारों के दम की बात नहीं की। हमेशा महात्मा गांधी जी के नक्शे कदम पे चल के सलवा जुलूम भी चला, तो उस दौरान भले ही उस जुलूम को बदनाम करने के लिए जो नक्सली पैरोकार थे उन्होंने कहा कि सलवा जुलूम के लोग हथियार उठा रहे हैं, लेकिन ये गलत था। चूँकि सलवा जुलूम में हजारों लाखों का गैदरिंग होता था और वो पदयात्राएँ होती थी और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा फोर्सेस दिया गया था जो सिविल में रहते थे, जिसको गलत तरीके से पेश किया गया। लेकिन वो भी हमारा शांति अभियान रहा और काफ़ी हद तक उस अभियान के चलते नक्सली बैकफुट पे चले गए थे। और अभी भी हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी हमारी चर्चा हुई कि आने वाले समय में हमको नक्सल मुक्त प्रदेश बनाना है। इस मामले में बीच में भी हमने चर्चा की थी, तो माननीय मुख्यमंत्री साहब इसको लेकर गंभीर है और सरकार प्रयास कर रही है। अगर हम लोगों को रोज़गार देंगे तो निश्चित तौर पे जो लोग आज नक्सली विचारधारा को समर्थन कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों के पास काम नहीं है। अगर नक्सली कहीं बैठकें कर रहे हैं तो उन बैठकों में खाली होने के चलते वो जाते हैं। जब उनके पास काम रहेगा, वो बिजी रहेगा, तो उनके मीटिंग्स अटेंड करने का सवाल ही नहीं होता। और जहाँ पे उनसे दूरियां बढ़ जाएगी फिर वो विचारधारा वहीं ख़त्म होती है।
बात करें तो महेंद्र कर्मा जी के बहुत सारे सपने भी थे बस्तर को लेकर। आज सरकार भी साकार कर रहे हैं, आप लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप अपनी नज़र में किस तरह देखते हैं बस्तर को, उनके सपने को लेकर, और आप उन पे किस तरीके से अमल कर रहे हैं, किस तरीके से उनके सब सपने को साकार करने की ओर अग्रसर है? देखिए, जब आप सरकार में आते हैं, सबसे पहला तो ये कि आप जब लीडरशिप करते हैं या राजनीति करते हैं, आपका एक उद्देश्य होता है कि लोगों को हर वो सुविधाएं मुहैया कराया जाए जिसकी उन्हें ज़रूरत है। आज़ादी की सांस लेना, आज़ादी से घूमना, रहना, और एक सरकार के साथ मुख्य धारा में जुड़ के काम करना, ये हर व्यक्ति चाहता है। अब वो मेरे पिताजी की भी सोच थी कि यार, मेरा बस्तर, मेरा छत्तीसगढ़ प्रदेश एक कुशल और शांतिप्रिय हो। और उन्होंने जो सपना देखा, आज कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक हम लोग उसमें सफल हो रहे हैं, लोगों को काम भी दे पा रहे हैं। नक्सली, आप देख रहे हैं कि इसके बाद नक्सली घटनाएं भी काफ़ी कम हो गई है। कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है, जिसके चलते वो बैकफुट में भी है, और निश्चित तौर पे हम लोग कामयाब होंगे। ये कहा जाता है कि कभी अस्त न होने वाले सूर्य का उदय हुआ था बस्तर में। आप लगातार उनके साथ, ये हमने सुना है कि आप ड्राइविंग सीट पे बैठते थे कई बार लंबे समय तक। क्या कुछ चर्चा होती थी बस्तर के सपने को लेकर? आपके कुछ ऐसे जो अनछुए जो पहलू है, हालांकि बहुत सारे जो हर एक पल है वो अनछुए पहलू जैसे आज है, इसको किस तरह से, क्या कुछ आप दोनों के बीच बातचीत होती थी बस्तर को लेकर? आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होते होंगे, क्योंकि वो ऐसे काम करते थे जो लोग काफ़ी परिचित नहीं रहते थे उन कामों से, और ऐसे काम करते थे जो काफ़ी रिस्क हो। तो उन सब चीज़ों को लेकर आपके मन में भी सवाल उठते रहे होंगे, उनसे चर्चा होती रहेगी, क्या कुछ होता था? मेरा दुर्भाग्य था 25 मई पहला और आखिरी मेरे जीवन का, जब भी बस्तर दौरे पे रहते थे, बस्तर दौरे में और ख़ासकर इंटीरियर क्षेत्र में, मैं हमेशा कोशिश करता कि मैं उनके ड्राइविंग सीट पे बैठूं, और मैं रहता भी था। लेकिन 25 मई का जो दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, उस सूरज का अस्त होना, जो सारे लोगों का, मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ परिवार के लिए नहीं, पूरे बस्तर के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। वो महेंद्र कर्मा, जिनके आह्वान से हजारों लोग जानते थे आगे मौत है, वापस घर नहीं आएंगे, उसके बावजूद माननीय कर्मा साहब के एक आह्वान में कि हमें नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन करना है, और हजारों की भीड़ उनके एक आह्वान पर निकल जाती थी। वो महेंद्र कर्मा साहब थे, बहुत ही दुर्लभ। मुझे लगता है
युगों युगों में कोई एक होते होंगे। हमने जो फादर है मेरे, ऐसे फादर मुझे नहीं लगता कि और होंगे, होंगे भी, लेकिन जो बाहर से जितने सख्त, अंदर से वो इतने ही नारियल की तरह थे, एकदम मुलायम, हमेशा सत्य की बातें करते थे, आशावादी थे, लोगों की सुनना, लोगों के लिए करना, और हम सभी बच्चों को, हमारे जितने भाई बहन हैं, हमेशा कहा करते थे बेटा सच के साथ चलो, मुश्किलें जरूर आएंगी, लेकिन एक दिन वो आएगा जिस दिन आप उस मुकाम पे पहुंचोगे या उस जीत को हासिल करोगे जिसके लिए आप प्रयासरत थे। और आज भी हम लोग पूरा परिवार पूरे ईमानदारी से उनकी कही बातों को, उनके दिखाए मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं। हम जानते हैं, मेरे फादर को मैंने देखा, वो पूरे जीवन काल में कभी एक नेता नहीं बन पाए। वो बहुत अच्छे लीडर रहे। मैं कभी भी उनका सिर्फ बेटा बन के नहीं रहा, मैं शुरू से ही उनका भक्त बन के रहा। मुझे याद है 76 जवान शहीद हुए थे। उसी शाम पापा का फ़ोन आया, बोले बेटा कहाँ हो? बोला पापा दंतेवाड़ा में हूँ। बोले यार मैंने भूपेश को फ़ोन कर दिया है, वो आ रहे हैं, कल सुबह तुम लोगों को जाना है। मतलब कहाँ? बोले घटना घटित हो गई है, 76 जवान शहीद हो गए हैं। बोले जी। दूसरे दिन उसी रात भूपेश चाचा आए, हम लोगों ने चर्चा किया, पापा से बात हुई। हम लोगों ने मतलब भूपेश चाचा और मैं दोनों दूसरे दिन हम लोग तालमेटला के लिए गए, घटनास्थल का मुआयना किया। उस दौरान चूँकि हमारी सरकार नहीं थी, फादर का आदेश था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोगों के ऊपर, भूपेश चाचा के ऊपर और मेरे ऊपर जो उनको विश्वास और उनको मतलब जो था कि यार कभी ये दोनों मेरी बात नहीं काटेंगे, वो जो विश्वास है उनके रहते, उनके दुनिया में रहते हम लोगों ने भी कभी नहीं तोड़ा। और हम लोग दोनों भूपेश चाचा के साथ गए भी, हम लोगों को सिक्योरिटी तक नहीं दिया गया। 76 जवान शहीद हो गए थे, हम लोग उस घटना स्थल का मुआयना करने गए थे। भूपेश चाचा उपनेता प्रतिपक्ष थे, मैं भी जिला पंचायत अध्यक्ष था। लेकिन चूंकि पापा का आदेश था और उस वहाँ का जो सत्यता थी उसको जानना भी था, इस वजह से हम लोग दोनों गए थे। और जब जुड़ुम भी होता था उस टाइम पे भी पापा भूपेश चाचा को फ़ोन करते थे, बोले आपको आना है। बोले भूपेश चाचा लीडर बोलते थे, बोले लीडर मैं पहुंच रहा हूँ। मतलब मैं इस चीज़ की खुशी होती है कि
पिताजी को ये चीज़ मालूम था कि यार मैं जिस नज़रिए से लोगों को देखता हूँ, इस समस्या को देखता हूँ, उस समस्या को मेरा छोटा भाई भूपेश और मेरा बेटा छविंद्र उस नज़रिए से देखते हैं कि कोई अगर जनता का विरोधी है, जनहित के कामों में कहीं रुकावट डाल रहा है, तो उसका विरोध करना है। कोई गलत है उसका विरोध कर रहा है, तो उस चीज़ का ये दोनों समर्थन करते हैं। कभी उन्होंने हम लोगों को गलत रास्ता नहीं दिखाया और हम लोगों ने बखूब मतलब उन कामों को पूरी ईमानदारी से किया, आज भी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। बहुत सारे आंदोलनों में पापा भूपेश चाचा मैं साथ में रहे। बड़े आंदोलन, बड़े मुहिम जब आप करते हैं तो आपके विरोध में सिर्फ बाहरी लोग नहीं होते, आपके आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग भी होते हैं, आपसे सहमत नहीं होते। लेकिन उनसे ये सीखने मिला कि यार आप किसी काम को कर रहे हैं और जो आने वाले समय में जिसका परिणाम अच्छा होगा, उस काम को करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये चीज़ उन्होंने सिखाया कि आने वाले समय में मतलब अंतिम पड़ाव तक मेरे पिताजी उनसे नस्लियों से लड़ते रहे। जब तक वो अकेला लड़ते रहे तब तक कभी किसी ने, पूरी हिंदुस्तान के लोगों ने कभी नहीं समझा कि नस्लिज्म हमेशा जन विरोधी है। लेकिन जाते जाते भी उन्होंने बता गया कि नस्ली कभी सही नहीं थे। सही बात है। लगातार वो जब भी दौरे में जाते थे कहा जाता था कि बस्तर में वो मौत का रोज़ साक्षात्कार करते थे। दूसरी बात ये है कि अब कितना बदलते देख रहे बस्तर को। छविंद्र कर्मा जब जाता है, लोगों से मिलता है, किस तरह से माहौल बदला है, क्योंकि आपकी सरकार भी आ चुकी है, कितना परिवर्तन है, क्योंकि समय भी हमारे पास बहुत कम है बातचीत करने के लिए। अंतिम सवाल है आपसे कि किस तरीके से आप देख रहे हैं आप बस्तर को। मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा कि पिताजी के जाने के बाद जब हम लोग दौरे पे जाते थे, चूँकि हम लोग विपक्ष में थे, उतनी ज़्यादा फोर्सेस भी नहीं मिलती थी। एक दिन शाम को मैं जब दौरे से वापस आया, पूरा परिवार बैठा था, तो मेरा छोटा भाई मुझसे कहता है, भैया यार आप एक बात को ध्यान दिए। बोला क्या? बोले घर आने के बाद पता चलता है कि हम लोग जिंदा हैं। हम लोगों ने वो दौर भी देखा कि हम लोग जब घर वापस आए तो लगता था कि हम लोग आज पूरा परिवार एक साथ है, दुनिया में है। और हमारी सरकार आने के बाद हम लोग लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो भी सरकार कर सकती है वो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं कि कहीं पे भी बहुत ज़्यादा मतलब जनता का कहीं अहित नस्ली कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। जहाँ पे भी होता है, चूँकि अंदरूनी क्षेत्रों में हम लोग दौरा करते रहते हैं, बीच बीच में फोर्सेस को निर्देशित करते भी रहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके बस्तर को, क्षेत्र को अपन शांत कर सके, और हम लोग वो प्रयास कर रहे हैं और सफल होंगे। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और वो तमाम जो पहलू है जो आज कोई नहीं जानता, महेंद्र कर्मा जी के जो अनछुए पहलू जो आपके अंदर बसा हुआ है, उसे हमें साक्षात्कार कराए, लोगों को दर्शन कराए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये थे हमारे साथ बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के सुपुत्र छविंद्र कर्मा, जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि किस तरीके से हमारे जो बस्तर के टाइगर थे और उनका क्या कुछ सपना था, किस तरीके से चुनौती थी, अब कितना बदलता बस्तर है और छविंद्र कर्मा किस तरीके से बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के सपने को साकार कर रहे हैं और लोगों को
जो सरकार की योजनाएं हैं, भूपेश सरकार के कामकाज है, उसे लगातार लाभान्वित कर रहे हैं। इस वक्त के लिए इतना ही, तब तक आप देखते रहिए आरजे न्यूज़। एक बार फिर से हम नए शख्स से आपसे रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि किस तरीके से उनके सपने देश और प्रदेश के लिए।